ध्यान दें, आज की इस कक्षा में हम आपके हिंदी गद्य खंड के प्रथम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इस पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोग पहले वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जान लें। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी ही मर्यादा और सफलता के साथ किया। इस तरह इन्होंने हिंदी जगत की सेवा करते हुए अपने जीवन की अंतिम सांस सन 1967 ईस्वी में लिया। हमारा भारतीय हिंदी साहित्य इनका युग युगांतर तक ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने इस साहित्य को जो चेतना प्रदान किया, जो समृद्धि प्रदान किया, उस चेतना और समृद्धि के लिए इनको सदा याद रखा जाएगा। इनके कुछ प्रमुख लेख हैं जिन पर आप लोग ध्यान दें। पहला है कल्पवृक्ष, दूसरा पृथ्वी पुत्र, तीसरा भारत की एकता और चौथा है माता भूमि। इसके अतिरिक्त इनकी द्वारा लिखी गई और संपादित पुस्तकें हैं पुरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादंबरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इत्यादि। आप लोग ध्यान दें, प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो इनके द्वारा लिखित है, पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें इन्होंने चर्चा किया कि राष्ट्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा अंग है उस भूमि पर निवास करने वाला जन, और तीसरा उस जन की संस्कृति है। इन तीनों के सम्मेलन से, इन तीनों के सामंजस्य से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र कैसा होगा, यह वहाँ की भूमि की बनावट, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, उस पर रहने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों की संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि
हमारे वेद और पुराण इन बातों की पुष्टि करते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और यह जानकारी अनंत काल से चली आ रही है। अब इसके भौतिक स्वरूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम इसके स्वरूप के प्रति जितनी ही अधिक जानकारी रखेंगे, इसके प्रति हमारा लगाव, हमारा प्रेम भी उतना ही अधिक होता जाएगा और जितना ही प्रगाढ़ प्रेम अपनी मातृभूमि से होता जाएगा, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही मजबूत होती जाएगी और तभी जीवन भी साकार होगा। जैसा कि कहा गया है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे छात्रों, वह जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में मातृभूमि के प्रति प्रेम की धारणा नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है। माता और पुत्र के बीच जितना ही प्रगाढ़ प्रेम होता है, उतना ही यह संबंध माधुर्यता को प्राप्त भी होता जाता है। यह धरती सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। एक देश के प्रति कितनी विचारधाराएं होती हैं, कितने प्रकार की सोच होती है, यह सभी जो है सच्चे अर्थ में उस देश से ही जुड़ी होती है और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, उसका कोई मूल नहीं होता, उसे राष्ट्रीयता माना ही नहीं जाता है। इसलिए हमको अपने भूमि के बनावट के प्रति गहरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमारी इस भूमि में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस भूमि पर उगने वाली वनस्पतियों के बारे में हमें गहरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। इन वनस्पतियों को हरे भरे बनाए रखने वाले आकाश के बादल जो अपनी वर्षा से इनको निरंतर हरियाली प्रदान करते रहते हैं, इसके बारे में भी गहरी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। इस वर्षा कराने का माध्यम जो इस धरती पर विशालकाय पर्वत हैं, उनके बारे में भी हमें गहरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस धरती को उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाली बड़ी बड़ी नदियों के बारे में भी हमें गहरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये नदियाँ इस धरती को केवल उर्वरा शक्ति ही नहीं प्रदान करती, बल्कि जिन पर्वतों से होकर ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उन पर्वतों की मिट्टियों को काट काट करके
अपने साथ लाती हैं और इस पर फैलाती रहती हैं, इसके रूप को संवारने का काम करती रहती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी अत्यंत रमणीक होती रहती है, इसकी सुंदरता में निखार आता रहता है। तो इस तरह से हम जब तक इन सभी शीर्षकों पर विचार नहीं कर लेते, इन सभी बिंदुओं पर विचार नहीं कर लेते, तब तक भूमि के बारे में हमारी जानकारी अधूरी रहती है। और जब भूमि के बारे में हमारी जानकारी अधूरी रहेगी तो हमारे अंदर सच्ची राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हो सकेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम जिसके बारे में जितनी अधिक जानकारी रखते हैं उसके प्रति हमारा उतना ही गहरा लगाव होता है, जिसके प्रति हमारी कम जानकारी होती है उसके प्रति हमारा लगाव भी कम होता रहता है। इसलिए हम जिस धरती पर निवास करते हैं, जिस धरती पर उगने वाली चीजों के फल का हम आहार ग्रहण करते हैं, आहार के रूप में सेवन करते हैं, जिस धरती के जल से हम अपनी प्यास को बुझाते हैं, जिस धरती पर उगने वाली वनस्पतियों से होकर के आने वाली हवाएं हमारे जीवन को रोग रहित बनाती हैं, स्वस्थ बनाती हैं, इन सभी के प्रति जो है हमारी संवेदनशीलता परम आवश्यक है। और धरती पर ये जितनी भी चीजें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया, इनका रख रखाव करना भी इस धरती के वासी की ही दायित्व है, राष्ट्र के नागरिक का ही दायित्व है, क्योंकि अगर उनका रख रखाव नहीं होगा तो जो एक दूसरे के पूरक हैं उनका संतुलन बिगड़ेगा और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी जो जीवन को कष्टकारक बनाती जाती हैं, जीवन को दुखी बनाती जाती हैं। अब देखिए, राष्ट्र का दूसरा अंग है इस पर निवास करने वाला जन। एक देश में जो लोग निवास करते हैं वे उस देश के दूसरे अंग माने गए हैं। धरती हो या मनुष्य, देश की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना, अगर इन दोनों में से एक न रहे तो इसका होना ही असंभव है। मनुष्य है तो राष्ट्र की कल्पना संभव है, मनुष्य नहीं तो राष्ट्र की कल्पना करना ही असंभव है। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर कल्पना कौन करेगा? इसलिए धरती और उसके निवासी दोनों के मिलने से ही राष्ट्रीय स्वरूप संपादित होता है, एक राष्ट्र का स्वरूप निखरता है। इसी के कारण इस पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा भी प्रदान की गई है। धरती के जन ने ही इस धरती को माता की संज्ञा प्रदान किया है। जैसा कि बताया गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। यह जन की ही कल्पना है, व्यक्ति की ही कल्पना है, धरती के निवासियों की ही कल्पना है कि यह धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। इस तरह से जब देश के निवासी, राष्ट्र के निवासी अपनी धरती को माता की संज्ञा प्रदान कर देते हैं तो एक माता के प्रति संतान का जितना भी दायित्व है उन सारे दायित्वों का
भारी भी हो जाती है। उनके अंदर अपनी माता के प्रति जितनी ही प्रगाढ़ स्नेह की भावना होगी, माता को उस स्नेह पर उतना ही गर्व होगा, उस संतान पर उतना ही गर्व होगा जो उससे इतना अगाध स्नेह करती है। माता को अपने संतान पर जो है बहुत बड़ा गर्व होगा जब वह यह जानेगी कि उसकी संतान कितनी उत्तम है, कितनी उत्तम सोच रखती है, कितने उत्तम विचार रखती है, कितना उससे स्नेह करती है, कितना उसको सम्मान देती है। जब माता को इसका पता चलता है तो अपने संतान के प्रति उसका प्रेम भी दिन दूनी रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। और यही भावना जो है राष्ट्रीयता की कुंजी बन जाती है। इसी भावना से देश के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुरित देश के निर्माण करने की भावना जो है अंकुरित होती है। यह भाव हृदय में इतना ही सशक्त होता जाता है, राष्ट्र के निर्माण उतने ही भव्य ढंग से होने लगते हैं। और इस सशक्त भावना के माध्यम से जो राष्ट्र निर्मित किया जाता है, उस राष्ट्र का स्वरूप जो है अन्य राष्ट्र के स्वरूपों की अपेक्षा बड़ा ही विशिष्ट होता है, बड़ा ही उत्तम होता है। इस तरह से हर संतान के अंदर अपनी माता के प्रति अपार स्नेह, अपार सम्मान की भावना होना परम आवश्यक है। रामचरितमानस में यह दर्शाया गया, श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे, लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त हो जाने के पश्चात लक्ष्मण जी ने उनके सामने अपना मत व्यक्त किया कि भैया हमें तो अब सोने की लंका प्राप्त हो गई है, इसलिए अयोध्या लौटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अयोध्या तो सोने की है नहीं, लंका तो सोने की है। यह बात सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए। वो लक्ष्मण को समझाने लगे, कहने लगे अपिचा स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की बनी हुई है, सोने से निर्मित है, किंतु यह मुझे उतनी रुचिकर नहीं लगती, उतनी सुंदर नहीं लगती जितनी सुंदर मुझे अयोध्या लगती है। क्योंकि अयोध्या मेरी मातृभूमि है और माता तथा जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान होते हैं। इसलिए आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती और आप अपने अंदर से यह विचार त्याग दें। अपनी जन्मभूमि चाहे जैसी भी हो, उसके प्रति प्रेम में एक रत्ती की भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेम की भावना पूर्ण होनी चाहिए उसके प्रति, और उसको संवारने का दायित्व हमारा है, उसे संजोए रखने का दायित्व हमारा है, उसे दिन दिन विकास की दिशा की ओर ले जाने का दायित्व हमारा है। इसलिए
माता को नित्य प्रणाम करते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनकी माता उन्हें हमेशा फलने फूलने का, सुखी रहने का आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। इसीलिए हमारे वेद पुराण भी जो है पृथ्वी के नमस्कार करने पर बहुत बल दिए। उनके बल देने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम जिस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं इसके प्रति हमारे मन में जो है सम्मान की भावना आनी चाहिए, प्रेम की भावना आनी चाहिए। तभी इस धरती से जो सुख हमको मिलना है वो सुख पूर्ण रूप से मिल पाएगा। अगर इस तरह की भावना हमारे अंदर नहीं होगी तो इस धरती से हमें जितना सुख मिलना चाहिए वह सुख कदापि नहीं मिल पाएगा और हमारी चाह अधूरी रह जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद राष्ट्र का तीसरा अंग है वहां की संस्कृति। लोगों ने कई युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसी सभ्यता को हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब देखिए किसी राष्ट्र का विकास, किसी राष्ट्र की प्रगति वहां की संस्कृति पर, वहां की सभ्यता पर अधिक हद तक निर्भर करती है। जिस देश के निवासी, जिस देश के नागरिक सभ्य होंगे निश्चित रूप से वह देश भी महान होगा। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे सभ्य नारियां दीजिए, मैं आपको सभ्य राष्ट्र दूंगा। देखिए ये ध्यान रखने योग्य बात है, याद रखने योग्य बात है कि जिस देश के नागरिक सभ्य होते हैं वह देश दिनों दिन, क्षण प्रति क्षण प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। उस देश की मर्यादा संसार के सारे देशों की नजर में ऊंची होती है। संसार के सारे देश उस देश का सम्मान करते हैं। संसार के सारे देशों के नागरिक उस देश के नागरिकों का अनुसरण करते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है हमारे देश में ऐसे सुसभ्य लोग हुए जिन्होंने अपनी सभ्यता का आलोक संसार के कई देशों में फैलाया और संसार में जो बुराइयां फैली थी, संसार के कई देशों में जो बर्बरता की भावना व्याप्त थी, हमारे देश की सभ्यता का अनुसरण करने के कारण ही वहां की बर्बरता की भावना समाप्त हुई और उनके अंदर बंधुत्व की भावना रूपी बीज अंकुरित हुआ और वे एक दूसरे के साथ एक बंधु के रूप में व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे करके वो देश भी आगे की ओर बढ़े, किंतु उन देशों को आगे की तरफ बढ़ाने का काम तो मेरे देश की सभ्यता ने ही किया, मेरे देश की संस्कृति ने ही किया। इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें सबसे पहले सुसंस्कृत होना चाहिए, सुसभ्य होना चाहिए। अगर हम सुसभ्य नहीं
होते तो फिर हमारा राष्ट्र भी असभ्य गिना जाएगा, और जब हमारा राष्ट्र असभ्य हो जाएगा तो फिर इसके अनुयायी नहीं रह जाएंगे, इसके अनुसरण करने वाले नहीं रह जाएंगे, इसकी मर्यादा में कमी आएगी। और जब मर्यादा में कमी आती है तो वह देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे उसका पतन होता जाता है। इस तरह से हमें इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है यह एक धरोहर है, और हमें इस धरोहर को निरंतर संजोए रखना है, क्योंकि इसी पर हमारे राष्ट्र की बुनियाद टिकी हुई है। जैसे जैसे यह बुनियाद सुदृढ़ रहेगी, वैसे वैसे हमारा देश प्रगति की उन्नत शिखर पर पहुंचता चला जाएगा। हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। लेखक का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जो उत्तम चरित्र का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, उत्तम चरित्र वालों का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो धर्म का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, विज्ञान का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, साहित्य का तथा कला का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, साथ ही साथ संस्कृति का भी उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए इस आशा से कि हम सभी इसका अनुसरण करेंगे और इसका अनुसरण करते हुए हम अपने राष्ट्र को दिनों दिन प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते रहेंगे। तो प्यारे छात्रों, आज ये पाठ जो है समाप्त हुआ। आप लोग इसको एक बार पुनः दोहरा लेंगे और इसमें जो है गद्यांश पर आधारित जो उद्धरण दिए गए हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप अपने नोट्स में लिख डालेंगे। इन सब का उत्तर इसमें दिया हुआ है। इन्हें चुन चुन करके सभी गद्यांशों से संबंधित जो प्रश्न नीचे उनके दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने नोट्स में बना करके तैयार रखेंगे और निर्धारित दिनांक को आपकी कॉपी का जांच किया जाएगा।